सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। महात्मा गांधी। बच्चों, हमने पिछले अध्यायों में कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा कि संचार किसे कहते हैं, जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, जनसंचार की परिभाषा, जनसंचार के कार्य। उसके बाद फिर हमने पढ़ा पत्रकारिता किसे कहते हैं, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, अखबारों में अलग अलग तरह के लेख कैसे लिखे जाते हैं और किस किस प्रकार के लेख होते हैं। फिर हमने विशेष लेखन के बारे में भी बात की। आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि पत्रकारीय लेखन है क्या, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन की शैली, उसके ककार, फीचर किसे कहते हैं, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और विचार परक लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अखबार में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, समाचारों के अलावा और भी बहुत कुछ छपता है। जिस तरह से हम वर्ग पहली भी देखते हैं, कार्टून कोना होता है, उसमें चुटकुले भी होते हैं, संपादक के नाम पत्र, स्तंभ लेखन और लेख छपते हैं, साक्षात्कार होते हैं, आलेख होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबार या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। तो बच्चों, अखबारों में अभी हमने बात की कि सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, समाचारों के अलावा और भी बहुत कुछ छपता है। जब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें छपती है तो उन अलग अलग चीज़ों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबको हम समाचार की शैली में नहीं लिख सकते। हम फीचर लिखने की शैली हमारी अलग होगी, समाचार लिखने की अलग शैली होगी, स्तंभ लेखन की अलग होगी। जब हम विशेष रिपोर्ट लिखेंगे तो हम अलग तरीके से लिखेंगे। उसी तरह से यदि हम संपादक के नाम पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारूप कुछ अलग होगा। तो आज इस पाठ में हम पत्रकारीय लेखन के अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पत्रकारीय लेखन है क्या। पत्रकारीय लेखन दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने के साथ साथ उनके मनोरंजन करने का दायित्व भी निभाता है। लोकतांत्रिक समाजों में भी एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। तो बच्चों, इसको आप अपनी किताब में अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जो पत्रकार है वो अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब ये तो हो गया पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। अब लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार उन मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, जब हम न्यूज़ एजेंसी के लिए लिख रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो
टेलीविज़न हो, रेडियो हो, हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए लिखते वक्त। नंबर 1, छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देते हैं। यानी सरल वाक्यों का हमें प्रयोग करना है, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, ताकि हमारी भाषा को आम आदमी समझ सके। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उसके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। यानी जो आम बोलचाल के शब्द है, ज़्यादातर उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। जो आम जनता आसानी से समझती है, उस तरह के शब्द हमारे लेखन में प्रयुक्त होने चाहिए। नंबर 3, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाओं को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसके बारे में हमने हर बार बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेखन शैली अच्छी हो जाए, तो इसके लिए हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी और ज़्यादा पढ़नी होंगी। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी, उतना ही हम दूसरों की लेखन शैली देखकर हम अपनी लेखन शैली विकसित करेंगे और हमारे पास लिखने के लिए बहुत सारे तथ्य भी रहेंगे। नंबर 4, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये अब ध्यान रखने योग्य बात है। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग अपने लेखन में विविधता लाने के लिए कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों और लोकोक्तियों का, लेकिन ये हमें सोच समझकर प्रयोग करना है और उसको पढ़कर देखना है कि ये जो मुहावरों का हमने प्रयोग किया है, ये जो लोकोक्ति का प्रयोग किया है, क्या वो साधारण बोलचाल में ये सब चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। यदि हमारा जवाब हाँ में आता है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ना में आता है तो हमें इसकी बजाय उन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो आम जनता बोलती है और आसानी से समझ पाती है। अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। हमने पूरा लेख लिख लिया, उसके बाद हमें बैठकर उसको पढ़ लेना चाहिए और हम जहाँ भी हमें लगता है कि ये चीज़ हमने बेकार में दोबारा लिख दी है, तो उसको काट दीजिए। भाषा में जितनी कसावट होगी, उतना ही भाषा प्रभावशाली बनेगी। लिखते हुए ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य आपकी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। इसके बारे में भी हम लोग बार बार बात कर चुके हैं। हमारी कविता भी थी, बात सीधी थी, पर बाद में तो सीबीएसई ने इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया, लेकिन हमने इसको पढ़ा था, इस कविता को, कि जितना हो सके हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है और उसी उद्देश्य से हमें अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपनी आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। एक अच्छा लेखक वही है कि ये ना हो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या घट रहा है वो तो सब पता है, या राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाक्रम चल रहा है वो तो आपको सब पता है, लेकिन आपके खुद के गली मोहल्ले में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। आपके यहाँ पर सड़कों की दुर्दशा हो गई है, या बिजली पूरी नहीं आ रही है, या पानी बहुत गंदा आ रहा है, या पानी आ ही नहीं रहा, उन बातों के बारे में आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो एक अच्छे अगर आप लेखक हैं और अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो आपको अपने आसपास की घटनाओं के बारे में भी उतनी ही गहरी जानकारी होनी चाहिए और उन पर पैनी नज़र रखी जानी चाहिए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। मतलब हम तथ्यों को जुटाएं भी और उन पर विचार मंथन भी करें। ज्यों के त्यों चीज़ों को हम ना लेकर जाएं, हम उस पर विचार करें कि क्या ये चीज़ें इस रूप में, जिस भी रूप में हमें प्राप्त है, उस रूप में क्या जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए, या उसको किस तरह से पेश किया जाना चाहिए जो हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के हित में हो। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के पत्रकारों के बारे में लेखक ने बताया, जिसके बारे में हम कक्षा 11वीं में भी चर्चा कर चुके हैं कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और तीसरे हैं फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार को फ्रीलांसर भी कहते हैं, उसी तरह से अंशकालिक को स्ट्रिंगर भी कहते हैं। तो प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि स्ट्रिंगर की परिभाषा लिखिए या अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, या फ्रीलांसर पत्रकार की परिभाषा दीजिए, या स्वतंत्र पत्रकार के गुण बताइए। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब देखिए हम इनके फ़र्क को जान लेते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। पूर्णकालिक यानी किसी एजेंसी में नियमित रूप से काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि अंशकालिक स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार हैं। और जो फ्रीलांसर हैं वो किसी खास अखबार के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो भुगतान के आधार पर अपना लेख अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। यानी जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं वो अपना लेख लिख देते हैं, जहाँ पर भी उनकी इच्छा होती है जिस भी न्यूज एजेंसी में देने की, या जहाँ से उनको भुगतान अच्छा मिलता है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एजेंसी को अपना लेख दे सकते हैं। उसके बाद ये बताने के बाद अच्छे लेखक के गुण बताए गए हैं कि एक अच्छा लेखक वही होता है जो तात्कालिक घटनाओं, पाठकों की रुचियों और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करे। हर अखबार का अपना एक विशेष किस्म का पाठक वर्ग होता है। उस पाठक वर्ग की योग्यता को ध्यान में रख के, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर हमें काम किया जाना चाहिए और उसी के रुचियों के अनुरूप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेख को समृद्ध करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप एक विशाल जन समुदाय के लिए लिख रहे हैं, तो जो विश्वविद्यालय का कुलपति होगा वो तो आपकी बात समझ ही जाएगा, या जो कोई बहुत बड़ा जज होगा वो तो आपकी बात समझ ही जाएगा। आपको उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर अपनी बात लिखनी है, जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, कोई श्रमिक है, कोई खेत में काम करने वाला है। अगर वो पढ़ रहा है तो वो किस तरह क्या वो आपकी बात को समझ पाता है? यानी कितना भी गहरा विषय क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको बिल्कुल सहज, सरल और रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो आसानी से उसको समझ सके। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम अच्छा लेख लिख सकते हैं। अब समाचार कैसे लिखे जाते हैं? समाचार लिखने के लिए देखिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी पिरामिड को जब उल्टा कर दिया जाता है। यहाँ पर लेखक ने इसके 3 भाग किए हैं, इंट्रो या मुखड़ा, उसके बाद फिर बॉडी और अंत में समापन। समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड शैली यानी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी लेखन के ठीक उल्टी है। देखिए कहानी में क्लाइमेक्स बिल्कुल बाद में आता है, लेकिन यहाँ उल्टा पिरामिड शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, यानी जिसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, वो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि सबसे पहले आ जाता है। यानी सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या घटना घटी है, ये हमारी हेडलाइन होती है, और उसके बाद फिर हम बाकी उसके बारे में ब्यौरा बताना शुरू करते हैं। यानी जो यहाँ पर इंट्रो या मुखड़ा है, इसमें समाचार लेखन के प्रथम 4 ककार हम बताते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसके बाद बॉडी यानी विस्तार से समाचार को बताया जाता है, और समापन यानी अंत में खबर को समाप्त कर दिया जाता है। अब समाचार लेखन के 6 ककार, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। आप कोई सा भी अखबार उठाकर किसी भी समाचार को पढ़िए, आपको हर समाचार के अंदर इन 6 ककारों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, और यही उसका मापदंड भी है, यही उसका पैमाना भी है कि जो समाचार होता है उसमें इन 6 ककारों का जवाब निश्चित तौर पर होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये लेखक कह रहे हैं कि समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है, यानी क्या, कौन, कब, कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में बाकी 2 ककारों जैसे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह से 6 ककारों का प्रयोग करके समाचार लेखन पूरा होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद ये 1-2 नमूने दे रखे हैं कि किस तरह से ये पैराग्राफ में दिया हुआ है कि किस तरह से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ की जानकारी दी गई है, फिर दूसरे पैराग्राफ में कैसे और क्यों की जानकारी दी जाती है। अब ये आ गया है फीचर। फीचर किसे कहते हैं? हमारे सिलेबस में भी क्वेश्चंस आते हैं कि इस विषय पर फीचर लिखिए या उस विषय पर फीचर लिखिए। तो देखिए अब फीचर क्या होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। अब फीचर क्या है?
एक सुव्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक, एक उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और ये आत्मनिष्ठ लेखन है। यानी समाचार में तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, लेकिन फीचर में हम अपने विचारों को कुछ एक अंश तक अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना भी देनी है, शिक्षित भी करना है और मनोरंजन करना भी फीचर का उद्देश्य होता है। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। इसमें वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कह रहे हैं कि जब समाचार लिखते हैं तो हम उसमें अपने विचार नहीं लिख सकते, लेकिन फीचर में लेखक अपनी भावनाएं, अपना दृष्टिकोण जाहिर कर सकता है। दूसरी बात कि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसकी शैली कथात्मक भी हो सकती है। तीसरी इसकी खास बात ये है कि इसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल, सहज, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य हम पाठकों को सूचना देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी है। फीचर की भाषा में सपाट बयानी नहीं चलती है, लेकिन इसकी भाषा को लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि इसकी भाषा को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। मतलब रोचक भाषा का प्रयोग किया जाता है कि एक बार कोई उसको पढ़ना शुरू करे तो उसका उसमें इंटरेस्ट बना रहे, इस तरह की भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता है। अगला पॉइंट, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना जरूरी है। ये बात, क्योंकि जब हम फीचर लिखते हैं और हमारे सिलेबस में आलेख लिखना भी आता है, तो आलेख और फीचर को क्या चीज़ अलग करती है, वो है उसके साथ बनाया हुआ कोई फ़ोटो, उसके साथ बनाया हुआ कोई ग्राफ या कोई रेखांकन आप ज़रूर बनाइए, जिससे पता चले कि ये आपने फीचर लिखा है, ये उसकी पहचान रहती है। उसके बाद फीचर हल्के फुल्के विषयों से लेकर किसी भी गंभीर विषय पर लिखा जा सकता है। तो ये है फीचर लेखन की कुछ खास बातें। उसके बाद फीचर कैसे लिखना चाहिए। फीचर लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी फीचर जब आप लिख रहे हैं तो आपकी भाषा सहज, सरल, प्रवाह में ही होनी चाहिए। फीचर जहाँ तक हो सके कथात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को लिखने का अंदाज़ आपका ऐसा होना चाहिए कि पाठक को लगे कि वो अपने सामने ये चीज़ें घटते हुए देख रहा है या सुन रहा है या महसूस कर रहा है। इतनी इसकी प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। फीचर में सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ साथ में कुछ न कुछ सूचनाएं भी होनी चाहिए। ये कोई नीरस रिपोर्ट नहीं होती, ये तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, उस थीम पर लिखा जाना चाहिए। लेखक ने अलग अलग तरह के फीचर बताए हैं: खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर। फिर से एक बार कह रहे हैं कि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, आप कैसे भी उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें एक प्रारंभ होता है, उसमें एक मध्य होता है और अंत होता है। और आपको ऐसा लिखना चाहिए फीचर कि वो शुरू से ही आपका फीचर प्रभावशाली और आकर्षक हो, रोचक हो। पाठक यदि उसको एक बार पढ़ना शुरू करता है तो वो उसको पूरा पढ़कर ही दम ले। इस तरह के फीचर लिखे जाने चाहिए। उसके बाद विशेष रिपोर्ट। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए, अखबारों में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके ऊपर ये लोग गहरी छानबीन करते हैं, उसकी विश्लेषण और उसकी अच्छे से व्याख्या करते हैं, और ऐसी रिपोर्टें अखबारों में प्रकाशित होती हैं जो विशेष रिपोर्ट के नाम से जानी जाती हैं। लेखक कहते हैं कि विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, बहुत खोज परख करके जो बनाई जाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी जिसमें सार्वजनिक तौर पर जो चीज़ें, जो तथ्य, जो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उनके बारे में भी गहरी छानबीन करके
और उन पहलुओं को जब सामने लाया जाता है तो इसको इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जब किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट जब किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। यानी खोज परख में तो उसकी खोजबीन करके तथ्यों को लाते हैं। इन डेप्थ जो सार्वजनिक तौर से जो तथ्य छिपाए गए हैं, जो गहराई में छुपे हुए तथ्य हैं, उन तथ्यों को बाहर लाना। विश्लेषणात्मक में है कि किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को पूरा विश्लेषण करके समझाना। और विवरणात्मक में है यानी उसकी डिटेल में पूरी डिटेल को जनता के सामने रखना। तो लेखक कह रहे हैं कि विशेष रिपोर्ट को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार फीचर शैली में भी लिखा जाता है। ये रिपोर्टें सामान्य समाचारों से बड़ी होती हैं, इसलिए कई बार पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इनको दोनों ही तरह से यानी उल्टा पिरामिड शैली और फीचर लेखन शैली दोनों को मिला जुला कर इसको लिखा जाता है। और इसके साथ साथ विशेष रिपोर्ट जो होती है वो बाकी रिपोर्टों से बड़ी होती है, इसलिए कई बार ये इतनी बड़ी बन जाती हैं कि इनको श्रृंखला में सीरीज़ में दिया जाता है। जैसे एक दिन एक छपी, एक पहला पार्ट छपा, फिर अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से इसको पार्ट में भी प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद ये उदाहरण में एक रिपोर्ट दी गई है। उसके बाद है विचार परक लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। अखबार में समाचारों के अलावा, फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबार तो ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी पहचान ही उनके वैचारिक रुझान के कारण होती है। ये जो इसमें छपने वाले जो लेख होते हैं, जो संपादकीय होते हैं, ये अखबार की छवि को बनाते या बिगाड़ते हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय प्रकाशित होते हैं और अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ भी इसी विचार परक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप-एड पृष्ठ भी प्रकाशित होता है। अब इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ यानी जहाँ पर अखबार का संपादकीय छपता है उसके सामने ऑप-एड पृष्ठ होता है, जिसमें विचार परक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। पहले हम संपादकीय लेखन की बात कर लेते हैं कि संपादकीय लेखन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में भी बात कर चुके हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय प्रकाशित होता है और इसको हम अखबार की आवाज़ भी मानते हैं। किसी घटना के बारे में, विचार के बारे में, मुद्दे के बारे में वो अखबार क्या सोचता है, उस अखबार का नज़रिया संपादकीय में प्रकाशित किया जाता है और संपादकीय मुख्य संपादक या संपादक मंडल के किसी सदस्य के द्वारा लिखा जाता है। और इसमें लेखक या पत्रकार का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि ये अखबार की आवाज़ होती है। इसके बाद ये उदाहरण दिया गया है संपादकीय का। फिर उसके बाद आ जाता है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का ही एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली होती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखते हुए अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लेखन लिखने का जिम्मा दे देता है। स्तंभ का विषय चुनना और उसमें अपने विचार करने की आज़ादी लेखक को होती है। स्तंभ में लेखक अपने विचार अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ तो इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि अखबार की पहचान उनसे हो जाती है, लेकिन इसकी एक दोषपूर्ण व्यवस्था ये है कि इसमें नए लेखकों को जगह नहीं मिलती। यानी जो पुराने लेखक हैं, जो पहले से स्थापित हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, वो उनका अपना एक लिखने का अंदाज़ होता है, उनके अपने एक विचार होते हैं और उन विचारों को पढ़ने के लिए अखबार उन लेखकों से स्तंभ लिखवाती है और उसके स्तंभ प्रकाशित करती है। कई बार लोग सिर्फ उस लेखक के विचार पढ़ने के लिए अखबार खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेचारे नए नए लेखक आते हैं, नवयुवक आते हैं, उनको उनकी अगर इच्छा हो स्तंभ लिखने की तो भी उन्हें मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जाने माने लेखकों को ही ये अवसर अखबारों के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद संपादक के नाम पर पत्र, ये हमारे सिलेबस में भी रहा है। क्लास 11th में भी हम संपादक के नाम पत्र लिखते रहे हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं।
सभी अखबारों में ये एक स्थायी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। और ये जो कॉलम होता है, ये जनता के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। हमने बहुत बार लिखा है ना कि हमारे क्षेत्र में सड़कें ठीक नहीं काम कर रही हैं, या फिर हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए, या हमारे आसपास के जो कॉलोनी का हमारा पार्क है उसकी व्यवस्था में सुधार किया जाए। इससे यानी हम जन समस्याओं को भी उठाते हैं और किसी भी घटना या मुद्दे के बारे में हम अपने विचार भी इसमें प्रस्तुत करते हैं। और इसमें लिखा जाता है, हम यह आग्रह करते हैं संपादक से कि हमारा जो ये पत्र है वो अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें। इसके बाद है लेख। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। अगर आपने अखबार पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर संपादकीय प्रकाशित होता है, बिल्कुल उसके पास में ही उस जो करंट अफेयर्स होते हैं, समसामयिक विषय होते हैं, उस पर अलग अलग लेखकों के लेख प्रकाशित होते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है और ये लेख प्रकाशित होते हैं। लोग जो घटनाएं उस समय पर चल रही होती हैं, जो मुद्दे उस समय पर चल रहे होते हैं, उस पर उनके विचार, उन लेखकों के विचार पढ़ते हैं। देखिए, लेख की कोई निश्चित लेखन शैली नहीं होती। लेख के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हर लेखक की अपनी शैली होती है। हर लेखक अपनी तरह से लिखता है, तो वो किसी भी तरह से लेख को लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं, अगर आप अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में उन विषयों को लीजिए जिन पर आपकी गहरी पकड़ है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे फीचर में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, उसी तरह से लेख में भी प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख को भी रोचक बनाया जाता है, भाषा उसकी सहज सरल रखी जाती है और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और अंत में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है इंटरव्यू, साक्षात्कार। हम कई बार पढ़ते हैं जो हमारे देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे हमारे फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री हो गए, या कोई खिलाड़ी हो गए, या हमारे राजनेता हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, उन लोग के कई बार हम लोग साक्षात्कार पढ़ते हैं। और साक्षात्कार लेना एक महत्वपूर्ण कला होती है। और इस कई बार सामान्य बातचीत में और साक्षात्कार में ये फ़र्क होता है कि एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। इसमें जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो पहले से अपना एक जो प्रश्न उसको पूछने हैं, जिनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनता जानना चाहती है, और जो ये महत्वपूर्ण लोग होते हैं समाज के, कई बार उन विषयों पर या उन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो एक अच्छा इंटरव्यू लेने वाला वो होता है जो उन मुद्दों के बारे में भी उनसे कुछ बातें निकलवा सके, जिनके बारे में वो बहुत समय से चुप हैं और जिनके बारे में जनता उनसे जानना चाहती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, पहले तो आपको उसके विषय में गहरी जानकारी होनी चाहिए। वो जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र से संबंधित उनके किए गए कामों की भी आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये साक्षात्कार का एक नमूना है, और इस तरह से हमारा पाठ ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें से हम लोग अलग अलग तरह के, यानी कि पत्रकार कितने तरह के होते हैं, पत्रकारीय लेखन किसको कहते हैं, और फीचर की परिभाषा, आलेख की परिभाषा, फीचर लेखन की मुख्य विशेषताएं, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, बीट रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है, आलेख की परिभाषा, और संपादकीय किसे कहते हैं, साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो हमारा ये लेसन पूरा होता है। धन्यवाद।